हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th का आज हम अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति शुरू करेंगे। कक्षा 9 की गणित के बारे में। तो निर्देशांक ज्यामिति के पढ़ने से पहले थोड़ी सी चीज़ें जानना ज़रूरी है। मान लीजिए एक खेत का मैदान है यहाँ पर, तो हम किसी की, मान लीजिए खेत है या कोई मैदान है, तो किसी के घर का पता लगाने के लिए, मान लीजिए किसी का घर है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको पता लगाने के लिए हम एक्स एक्सिस पर चलेंगे, वाई एक्सिस पर चलेंगे। इस तरह से हम उसके घर का पता लगा लेते हैं। उसकी स्थिति यहाँ से लंब डाल देंगे, तो यहाँ से लंब डाल देंगे, तो ये हम मान लेंगे कि एक्स एक्स से कितना दूर है और वाई एक्स से कितना दूर है, तो हम किसी के घर की स्थिति का पता लगा लेते हैं। इस तरह से पंक्ति और स्तंभ होता है। मान लीजिए ये आपकी पंक्तियाँ होती हैं, यहाँ पर ये पंक्ति होती है, इसको पंक्ति कहते हैं, और यहाँ पर जो होता है उसको स्तंभ कहते हैं। ये पंक्ति कहलाती है, पंक्ति है एक, और ये कहलाता है स्तंभ। पंक्ति और स्तंभ से की सहायता से हम किसी स्थिति का पता लगा लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम ये देखते हैं कि कार्टेशियन सिस्टम भी कहा जाता है। अब जैसे मान लेते हैं कुछ लोग प्रातःकाल में बिस्तर पर लेटे रहना पसंद करते हैं। यही आदत 17वीं शताब्दी के महान फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने वकार्ते ने की थी, परंतु वो आलसी व्यक्ति नहीं था। वह एक समझदार था कि बिस्तर पर पड़े पड़े है अधिक चिंता किया जा सकता है। एक दिन जबकि उसने अपने बिस्तर पर लेटे लेटे आराम कर रहा था, उसने एक तल में एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने से संबंधित समस्या का हल ढूंढ निकाला। जैसा कि आप देखेंगे, उसकी विधि अक्षांश और देशांतर को पुरानी विचारधारा की ही एक विकसित रूप थी। इस तल को एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने में प्रयुक्त पद्धति को नकारते के सम्मान में कार्तीय पद्धति कहा जाता है। अब कार्तीय पद्धति जो है वो कार्टेशियन पॉइंट है। कार्तीय पद्धति जो है ये मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसको वाई एक्सिस कहते हैं, इसको एक्सिस कहते हैं। ये मूल बिंदु है, और इधर जो चलेंगे वो धनात्मक होगा, और बाएं चलेंगे उसको ऋणात्मक होगा। ये +1 +2 -1 -2 कहलाते हैं। और ये 0 वाई एक्स पर मूल बिंदु है, ऊपर चलेंगे प्लस और नीचे चलेंगे तो माइनस कहलाता है। ये कार्तीय तल में आता है आपके। और अगर हम इसी को दो हिस्सों में बांट दें, इस तरह से देखिए, इसको हम दो हिस्सों में काट देते हैं, इस तरह से बना लेते हैं, तो ये मूल बिंदु हो जाता है। यहाँ पर ये 0 0 हो जाता है। ये एक्स एक्स डैश हो जाता है, एक्स एक्स डैश, और वाई वाई डैश, वाई वाई डैश आपका ये बन जाता है, वाई वाई डैश। अब जब इधर चलते हैं, दाहिने तरफ चलते हैं तो प्लस होता है, ऊपर चलते हैं तो प्लस होता है, तो ये प्लस प्लस हो जाएगा। ये चतुर्थांश फर्स्ट बोलेंगे। बाएं तरफ चलते हैं माइनस आता है, ऊपर चलते हैं तो प्लस होता है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। ये चतुर्थांश सेकंड बोलेंगे। और अगर बाएं तरफ चलते हैं माइनस, नीचे चलते हैं तो माइनस, तो ये माइनस माइनस होगा, इसको चतुर्थांश थर्ड बोलेंगे। और दाहिने तरफ चलेंगे तो प्लस, और नीचे चलेंगे तो माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा, इसको चतुर्थांश हम फोर्थ बोलेंगे। तो इन चतुर्थांशों की सहायता से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा, ये ऊपर जाएगा प्लस में रहेगा, ये नीचे जाएगा माइनस में रहेगा। तो इसके बारे में हम बता चुके हैं। और थोड़ा सा इसका एक अब देखते हैं, इसका पहला सवाल क्या कहता है। इस का पहला सवाल देखिए, ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिए। पहला सवाल क्या कहता है इसका, कहता है कि
कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखाओं से क्या नाम है। ये 3.2 है। इसके पहले आपका 3.1 आएगा। 3.1 देख लीजिए। एक अन्य व्यक्ति को अपने अभ्यास अध्ययन मेज पर रखे टेबल और लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे। तो अध्ययन मेज पर टेबल लैंप की स्थिति को इस तरह से बना लीजिए। टेबल लैंप पहला क्वेश्चन है 3.1 का। 3.1 है ये। 3.1 का टेबल लैंप की स्थिति आपको बतानी है। तो अध्ययन मेज पर टेबल लैंप की स्थिति को इस तरह से आप बना सकते हैं कि आपका ये टेबल लैंप रखा हुआ है। इस तरह से टेबल लैंप रखा हुआ है आपका, और यहाँ से ये टेबल है आपकी, और यहाँ पर एक लैंप रखा हुआ। तो इसकी स्थिति को किस तरह से आप बनाएंगे। ये लैंप रखा हुआ लैंप, तो इसकी स्थिति को हम किस तरह से बनाएंगे। तो मान लीजिए कि मेज का तल एक समतल है और उस पर रखा हुआ टेबल लैंप समतल में स्थित एक बिंदु है। मेज की एक कोने के साथ इस प्रकार खड़े हुए हैं कि हम कोने के साथ लगी दूसरी ओर बाएं हाथ की ओर रही है। यदि दूसरी लैंप की दूरी a यूनिट हो और पहले कोर की लैंप की दूरी y यूनिट हो, तो लैंप की स्थिति क्या होगी, xy होगी। ये मान लीजिए x है, और ये दूरी y है, तो ये लैंप की स्थिति कितनी हो जाएगी, xy हो जाएगी। इसमें कुछ करना नहीं है आपको। मान लीजिए यहाँ पर लैंप है, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो लैंप की स्थिति बतानी है कि लैंप की स्थिति आपकी क्या होगी। लैंप की स्थिति हो जाएगी xy। ठीक है, xy लैंप की स्थिति हो जाएगी। इसी में दूसरा सवाल आ जाइए। दूसरा सवाल क्या कहता है, सड़क योजना। एक नगर में दो प्रमुख सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा की ओर और पूर्व पश्चिम दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर पर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपने नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं को से निरूपित कीजिए। अब देखिए, इसको हमको मॉडल बनाना है और अपने मॉडल के एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकते हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कें से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व दिशा में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट की निर्देशांक इस प्रकार किया जाता है। यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, तो एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब हमें इस क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहेंगे। इसी परंपरा से आप ज्ञात कीजिए कि कितने क्रॉस स्ट्रीट 4-3 माना जा सकता है और कितने क्रॉस स्ट्रीट 3-4 माना जा सकता है। अब इसको हम देख लेते हैं। एक नगर योजना में एक सड़क का दिया हुआ है, इसका निर्माण हम कर लेते हैं। तो इसमें कितने क्रॉस स्ट्रीट हैं, तो 1 2 3 4 5 6 क्रॉस स्ट्रीट इस तरह से हैं। तो 6 खींच दीजिए इसको आराम से। आप यहाँ 6 खींच दीजिए। एक खींच दीजिए, 2 खींच दीजिए, 3 खींच दीजिए, 3 4 5 और ये 6 खींच दीजिए। 6 क्रॉस स्ट्रीट हैं, ये बता रहा है। और इसमें है 1 2 3 4 5 6 इसमें है। यहाँ से 6 खींच दीजिए क्रॉस स्ट्रीट, यहाँ पर 6 यहाँ खींच दीजिए। 1 यहाँ खींच दीजिए, 2 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, 5 कितने हैं,
1 2 3 4 5 6, 6 खींचना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 5 हो गया। और यहाँ क्रॉस स्टिच कीजिए 6, ये 6 क्रॉस स्टिच हो गया आपके। ठीक है, ये कहता है क्वेश्चन, एक सड़क ये है, सड़क नंबर 1 ये है, सड़क फर्स्ट ये है, सड़क सेकंड ये है, सड़क थर्ड ये है, ये मुख्य सड़क है, ये मुख्य सड़क है, ये पूर्व की ओर है, ये मुख्य सड़क, ये पूरब है, इसको पूर्व बोलते हैं, इसको पश्चिम बोलते हैं, इसको उत्तर बोलते हैं, इसको दक्षिण बोलते हैं। और मुख्य सड़क ये है आपकी, मुख्य सड़क ये है आपकी दूसरे तीसरे नंबर पर, ये मुख्य सड़क है। मुख्य सड़क को हम डार्क बना देते हैं, ये मुख्य सड़क है ये। ठीक है, और मुख्य सड़क ये है आपकी, एक मुख्य सड़क ये है, यहाँ पर इसको डार्क बना दीजिए, ये मुख्य सड़कें हैं दोनों। ठीक है, ये सड़क नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये सड़क नंबर 3 ये है, ये 4 है और ये 5 है। ये मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क है ये, मुख्य सड़क है ये। और ये सड़क नंबर 4 है और ये सड़क नंबर 5 है। ये मुख्य पूर्व, ये जो है मुख्य सड़क है पूर्व की ओर, और ये मुख्य सड़क है उत्तर की ओर, उत्तर है ये, उत्तर है ये। अब ये कहता है हम क्या करेंगे, हम मॉडल से स्पष्ट है कि क्रॉस स्ट्रीट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो आएगा इस पॉइंट पर आएगा, यहाँ पर देखिए ये जो सड़क नंबर 3 है इस पर जो आएगा, ये सड़क नंबर 3 से ये जो इस पर आएगा, ये 4-3 होगा, ये 4-3 होगा। और ये जो आएगा आपका यहाँ से ये 3-4 होगा, और ये आएगा, ये हो जाएगा 2-5 होगा, 2 और 5। कैसे ये 4-3 कैसे होगा, 1 2 3 4। देखिए आपका सड़क नंबर 1 2 3 4 ये आ जाएगा, यहाँ से गिने 1 2 3 4, 1 और 3 इधर है, 1 2 3 4 इधर आएगा, 1 2 3 4, ये 4 आ गया। और यहाँ से 3 गुने 1 2 3, तो ये 4-3 हो गया। यहाँ से कितना आएगा, 1 2 3, 3 और 4। अब ऊपर से आ जाइए, 1 2 3, 1 2 3 4, तो 3-4 हो गया। आइए 2-5 हो गया, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए पहला 2-5, 2 हो गया, 1 2 और 5 किधर से हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 2-5 हो गया ये आपका। तो ये 4-3 हो गया, ये 3-4 हो गया, ये 2-5 हो गया। तो मॉडल से स्पष्ट है कि क्रॉस स्ट्रीट 4-3 और क्रॉस स्ट्रीट 3-4 अकेले और अलग अलग हैं। मॉडल से स्पष्ट है, मॉडल से स्पष्ट है कि क्रॉस स्ट्रीट 4-3 और 3-4 अकेली और अलग अलग हैं, अकेली और अलग अलग हैं, अकेली और अलग अलग हैं, अलग अलग। इसको समझ जाइएगा, ज़्यादा क्वेश्चन दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ये कहता है कि सड़क योजना में 2 सड़कें मुख्य सड़कें एक नगर योजना मिलती हैं, 2 सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा की ओर, पूर्व पश्चिम दिशा की ओर नगर की ओर जाती हैं। तो इसमें बात है कितनी क्रॉस स्ट्रीट 4-3 मान सकता है और कितनी क्रॉस स्ट्रीट 3-4 मान सकता है। 4-3, 1 2 3 4 ही हो जाएगा। और 3 सड़क योजना कितना है, 1 2 3, ये 4 हो गया ना।
1 2 3 4। अब इसको ये छोड़ देंगे, 1 2 3 4 इसको छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 हो गया ये, ठीक है। और 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए 3 4, 3 4 कैसे हो जाएगा सड़क। अब 3 4 कितना होता है, 1 2 3 4, ये तो मुख्य सड़क है, इसको नहीं जोड़ना है। और 3 1 1 2 3, ये वाला नहीं जोड़ना है, ये नहीं जोड़ना है। तो इस तरह से मॉडल से स्पष्ट है कि क्रॉस स्ट्रीट 4 3 और 3 4 अकेली और अलग अलग है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और पहले वाले का भी स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने समझा दिया आपको, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, सवाल क्या कहता है। इस सवाल में देखते हैं इसको, ये प्रश्नावली 3.2 कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कार्तिक तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। ठीक है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, कार्तिक तल में स्थित किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज रेखाओं के नाम एक्स एक्सिस और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम वाई एक्सिस हैं। क्षैतिज रेखाओं के नाम कितने हैं, एक्स एक्सिस हैं। क्षैतिज रेखाओं को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। तो क्षैतिज रेखाएं क्या हो गई, एक्स एक्सिस हो गई, और ऊर्ध्वाधर रेखाएं कितनी हो गई, वाई एक्सिस हो गई। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, इसमें हम लिख देंगे कि कार्तिक तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले, कार्तिक तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज रेखाएं, निर्धारित करने वाले क्षैतिज रेखाओं का नाम, क्षैतिज रेखाओं का नाम कितना है, एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है, और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम वाई अक्ष है। क्षैतिज रेखाओं के नाम एक्स एक्सिस है और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम वाई एक्सिस है। और दूसरा सवाल कहता है, ये पहला सवाल हो गया, पहला आंसर हो गया। और दूसरा आंसर पूछता है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। ठीक है, उस बिंदु का नाम बताइए, उन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। दूसरा है, उन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो दो रेखाओं एक्स और वाई एक्स तल की 4 भागों में भेद करता है, प्रत्येक तल को एक चतुर्थांश करते हैं। ये क्या कहता है, दोनों रेखाएं एक्स और वाई एक्स तल को 4 भागों में विभक्त करती हैं। दोनों रेखाएं एक्स अक्ष और वाई अक्ष को 4 भागों में विभक्त करती हैं। प्रत्येक भाग को एक चतुर्थांश कहते हैं। प्रत्येक भाग को
प्रत्येक भाग को एक चतुर्थांश कहते हैं। तीसरा है उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो उस बिंदु वो क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु कहलाता है। उस बिंदु का नाम बताइए जहां पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। तो हमने बता दिया था, ये जहां पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती हैं। ये जीरो जो है ये मूल बिंदु होता है। इन रेखाओं को मूल बिंदु कहते हैं। अब आइए अगला सवाल आ जाइए। क्वेश्चन देखिए आप लोग। ये सवाल क्या कहता है? कहता है कि आकृति इतना देकर निम्नलिखित को बताइए बी के निर्देशांक। यहाँ बताइए बी के निर्देशांक। अब बी के निर्देशांक कितना होंगे? आप आकृति को देखिए और बी के निर्देशांक को बताइए। ठीक है, तो बिंदु बी के निर्देशांक। अब बिंदु बी कहता चला, इधर चला पहले 1 2 3 4 5, -5 चला, फिर ऊपर 2 चल गया, तो कितना हो जाएगा? -5 और 2। इसी में देख लीजिए, -5 2 हो गया बिंदु बी के निर्देशांक। उसके बाद कहता है बिंदु सी के निर्देशांक। सी देखिए कहाँ है? बिंदु सी ये है, तो बिंदु सी आपका ये है, तो पहले कितना चलेगा? यहाँ पर चलेगा 5 प्लस और नीचे आ जाएगा 5 माइनस, तो ये जाएगा बिंदु सी के निर्देशांक 5 - 5। इसी में देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 - 5 हो गया ये। और फिर बिंदु डी के निर्देशांक, ये इधर जाएगा 6, इधर जाएगा 2, तो बिंदु डी के निर्देशांक कितने हो जाएंगे? बिंदु सी के निर्देशांक हो जाएंगे। और तीसरा कहता है निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। -3 और -5, तो -3 और -5 कहाँ पर है? पहचाना गया बिंदु कौन सा है उसको देखते हैं। -3 और -5, यहाँ पर देखिए -3 और -5 कहीं पर लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? -3 और -5, तो -3 यहाँ चले आइए और -5 यहाँ चले आइए, तो ई बिंदु हो जाएगा -3 और -5। ये -3 और -5 जो हो जाएगा वो बिंदु ई हो जाएगा। ये कौन सी बिंदु हो जाएगी? ई हो जाएगी, -3 और -5। चौथा कहता है डी का निर्देशांक 2 - 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। 2 - 4, तो 2 ये चल लीजिए और -4 ये चल लीजिए, तो 2 - 4 ये हो जाएगा। 2 - 4 ये पहचाना गया बिंदु क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। पहचाना गया बिंदु कितना हो जाएगा? जी हो जाएगा। और कहता है कि पहचाना गया बिंदु जी हो गया इसका। अब ये कहता है कि बिंदु डी का भुज माने एक्स एक्सिस, बिंदु डी का भुज कितना हो जाएगा? 6। बिंदु डी का भुज कितना हो जाएगा? 6। 6 माने एक्स एक्सिस। भुज को एक्स एक्सिस कहते हैं, कोटि को वाई एक्सिस कहते हैं। तो इसका पहचाना गया बिंदु कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा भुज। बिंदु एच के निर्देशांक, अब देखिए एच कहाँ पर है? बिंदु एच के निर्देशांक एच कितना है? तो यहाँ पर चलेंगे, पहले कितना चलेंगे? यहाँ पर चलेंगे, एच के लिए चलेंगे पहले हम -5 चलेंगे, फिर आ जाएंगे -3, तो कितना चलेंगे एच के लिए? एच के निर्देशांक एच कहाँ पर है आपका? एच जो है ये यहाँ पर है आपका एच, तो कितना चलेंगे? पहले -5 चलेंगे, फिर कितना आ जाएंगे? -3 आ जाएंगे, तो -5 और -3 हो जाएगा एच के निर्देशांक। यहाँ -5 चले और यहाँ -3 चले, तो एच के निर्देशांक ये हो जाएंगे। ठीक है, एच आपका ये है -5 और -3 हो जाएगा एच के निर्देशांक। अब एल के निर्देशांक, एल कहाँ पे आपका है? एल देखिए, एल आपका ये है। एल कितना हो जाएगा? पहले एक्स पर 0 चलेंगे और वाई पर -3 चल जाएंगे। वाई पर वाई, एल आपका कहाँ पर दिया हुआ देखिए, ध्यानपूर्वक देख लीजिए एल आपका कहाँ दिया हुआ है। एल जो दिखा रहा है वो किस पॉइंट पर दिखा रहा है ये देख लीजिए। यहाँ पर
एल जो है ये वाई एक्सिस है, ये आपका एल जो दिखा रहा है वो जो है क्लियर नहीं दिखा रहा है हमको। एल के निर्देशांक जो हो जाएगा आपका एल यहाँ ऊपर दिखा रहा है, ये आ गया, एल ऊपर दिखा रहा है यहाँ पर, ये समझ में आ गया। तो ये कितना चलेंगे, 0 चलेंगे और वाई के इस पे 5 चल जाएंगे, 0 और 5 दिखा रहा है, ठीक है, 0 और 5 दिखा रहा है। एच जो है इसमें एच यहाँ दिखा रहा है, एच के निर्देशांक ये हो जाएंगे, ठीक है, एच आप में साफ साफ दिखा रहा है ये। और अगर एच यहाँ दिखा रहा, मान लीजिए एच यहाँ दिखा रहा हो, यहाँ पर एच मान लेते हैं, कहीं कहीं पर एच यहाँ दिखा रहा, तो कितना हो जाएगा ये एच के निर्देशांक, अगर यहाँ पर एच दिखा रहा है तो 0 - 3 हो जाएगा। अगर ये एच यहाँ दिखाएगा तो 0 - 3 हो जाएगा। और ये एच यहाँ दिखा रहा है वैसे किताब में, और आंसर में 0 - 3 दिखा रहा है, तो एच यहाँ दिखाएगा तो -5 - 3 हो जाएगा, यहाँ दिखाएगा तो 0 - 3 हो जाएगा एच की वैल्यू, ठीक है, एच की वैल्यू हो गई। और एल के बिंदु एम के निर्देशांक, एम कहाँ पे है, एम आप देखिए किस पॉइंट पर है आपका, एम साफ साफ दिखाई दे रहा है, एम ये है। तो एम के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, पहले चलेंगे कितना, यहाँ पर चल जाएंगे -3 और ऊपर नहीं चल पाएंगे, तो ये -3 और 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए, अगर दाहिने चलते हैं बाएं चलते हैं, दोनों चलते हैं तो मान निकलता है। लेकिन अब अगर यहाँ पर एम में चलना है तो एम में हमने भुज चले और कोट ही नहीं चल पाए, केवल भुज चले कोट नहीं चल पाया, तो भुज -3 हो गया, कोट 0 हो गया। इसी तरह से जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर चलते हैं तो पूरा पूरा मान, जैसे एल पर हमने क्या किया, एल पर हम एक्स एक्स नहीं चले, केवल वाई एक्स चल दिए, तो 0 5 हो गया। और यहाँ पर एच यहाँ अगर है तो अगर यहाँ 0 है और वाई पर -3 चल दिए तो 0 - 3 हो जाएगा। तो इस तरह से इसके सारे मान हमने ज्ञात कर लिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए आराम से। उसके बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका दिया हुआ है, किस चतुर्थांश में 3.3, किस चतुर्थांश में किस अक्ष पर बिंदु इतना 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 स्थित है, क्योंकि कहते हैं उसका स्थान करके स्थापित कीजिए। अब इसको हम यहाँ पर इसको दिखाएंगे कि किस चतुर्थांश में ये आपका कार्तीय तल स्थित है, इसका हम ये बना रखे हैं पहले से, तो इसको आ जाइए किस चतुर्थांश में स्थित है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। अब आइए, ये पहला दिया हुआ है -2 4, तो -2 किधर जाएगा, -2 इधर आ जाएगा और 4 इधर जाएगा, -2 और 4, -2 4 इसको हम ए मान लेंगे। तो -2 इधर चले, -2 और +4 ऊपर चल जाएंगे, तो ऊपर 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, ये हो जाएगा, ए पॉइंट हो जाएगा -2 और 4, ये -2 4 चलिए, -2 यहाँ चल लिए और 4 ऊपर चल लिए, तो -2 4 ए पॉइंट हो जाएगा। बी पॉइंट हो जाएगा 3 - 1, ये प्रथम द्वितीय चतुर्थांश में पड़ेगा। -2 और 4 किस में पड़ेगा, द्वितीय चतुर्थांश में पड़ेगा। उसके बाद कहता है 3 - 1, 3 यहाँ चलेंगे, 1 2 3 और -1 यहाँ चलेंगे, बी पॉइंट हो जाएगा 3 - 1, ये चतुर्थ चतुर्थांश में पड़ेगा। किस चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में पड़ रहा है, 3 - 1। और उसके बाद आएगा -1 0, -1 यहाँ चले, -1 यहाँ चले और 0 यहीं रह गए, -1 0, -1 और 0, तो ये सी हो जाएगा। तो ये -1 और 0, माइनस तो चले, उसके बाद 0 नहीं चले, यहीं रह गए, तो -1 0, ये सी पॉइंट हो जाएगा। और 1 2, 1 कहाँ चले, 1 ये चले और 2 यहाँ चले, ये डी हो जाएगा 1 2, ये आपका डी हो जाएगा 1 2, ये प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा। किस चतुर्थांश में हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में। और -3 -5, -3 1 2 3 -5 1 2 3 4 5, -3 और
-5 ये हो जाएगा ई, -3 और -5 में -3 और -5 हो जाएगा ये चतुर्थांश थर्ड में हो जाएगा। तो अब देखिए ये -2 4 और -1 0 ये चतुर्थांश सेकंड में हो जाएगा, और 1 4 जो 1 और 2 डी में है ये चतुर्थांश फर्स्ट में हो जाएगा, और -3 और -5 ये चतुर्थांश थर्ड में हो जाएगा, और 3 और -1 चतुर्थांश फोर्थ में हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसके बारे में बता दिया पूरा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आगे के चैनल और बनाते रहें, वीडियो डालते रहें, और अपने मित्रों, दोस्तों, सहपाठियों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे जो है जैसे हम नया वीडियो बनाएं आप तक वो पहुंच जाए। अब अगला सवाल देखते हैं इसका 3.3 का। अगला सवाल दूसरा सवाल कहता है कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सरानी में दिए गए बिंदुओं के तल पर आलेखित कीजिए। तो इसको हम आलेख खींचना है, उसी तरह से आलेख खींच लेंगे जैसे इसमें आलेख दिया हुआ है, बहुत आसान है। तो इसको हम आलेख इस तरह से खींच लेते हैं। देखिए इसका आलेखन हम कर लेते हैं बहुत आसान तरीके से। इसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बना लेते हैं। इस तरह से हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं और एक ले लेते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस ले लिया और ये वाई एक्सिस ले लिया। दो एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पे ले लेते हैं, बीचों बीच में ले लेते हैं, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहती है। और इस तरह से हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ले लेते हैं। ये एक्स है, ठीक है, एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश। इस तरह से हम ले लेते हैं इसको। अब ये कहता है कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर हमको बनाना है सारणी में दिए बिंदु के तल पर आलेखन खींचना है, ठीक है। अब ये पहला है -2 और 8। तो मान लेते हैं एक बड़ा पैमाना बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बड़ा खाना बराबर 1 मान लेते हैं, पैमाना मान लेते हैं, पैमाना मान लेते हैं इसका पैमाना। एक बड़ा खाना बराबर 1 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। एक बड़ा खाना बराबर 1। ये क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है या बिंदु दिया है, चाहे जो मान लेते हैं। अब इसका हम ग्राफ खींच लेते हैं। ग्राफ को कैसे खींचते हैं देखिए। तो पहला -2 8, -2 और 8। पहला कितना, -2 8। तो -2 ये ले लिया, 1 2 8 कितना ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो -2 और ये 8 हो गया। इस तरह से बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ये जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से बनाते हैं -1 -2 -3 -4। ये प्लस में होगा, सब ऊपर जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। +4 +5 +6 +7 +8। आइए सब माइनस में हो गया, -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से बना लेते हैं। तो 2 8 ये 1 आ गया, ये 2 8 ये आ गया, ए बिंदु आ गया, ए बिंदु आ गया 2 8। फिर दूसरा कह रहा है, दूसरा बिंदु कह रहा है -1 और 7, -1 और 7। तो -1 ये ले लेंगे और 7 ये ले लेंगे, 7 यहाँ जाएगा, बी पॉइंट हो जाएगा -1 और 7। ये बी पॉइंट हो गया -1 और 7। यहाँ पर देखिए बी पॉइंट हो गया -1 और 7। उसके बाद हम अगला पॉइंट लेंगे। अगला पॉइंट कहता है 0 -1.25, 0 और -1.25। तो 0 यहाँ ले लिए, 0 ये शुरू हो गया, अब -1.25। तो इसका चौथाई यहाँ पर ये सी ले लेंगे,
1.25, ये जीरो ले लिया ना, जीरो है और -1.25 है तो जीरो, यहाँ जीरो हो जाएगा और नीचे चला जाएगा -1.25, यानी एक खाना है, इसका आधा 0.50 होगा, इसका 1/4 1.25, तो 0 माइनस 1.25, ये 0 माइनस 1, सी का मान कितना हो जाएगा, ये सी यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस 1.25, ये सी की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर सी की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। अब सी के बाद किसकी वैल्यू प्राप्त होनी है, डी की वैल्यू, 1 और 3 डी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, 1 यहाँ चल गए और 3 यहाँ चल गए, 1 और 3 यहाँ डी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी आपकी 1 और 3, ये डी की वैल्यू आपकी प्राप्त हो जाएगी 1 और 3। उसके बाद एक और वैल्यू और है 3 माइनस 1, तो 3 ऊपर चलेंगे और -1 नीचे चलेंगे, 3 1 और ये 3 माइनस 1, ई की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 3 माइनस 1, ये 3 ऊपर चल गए और माइनस नीचे आ गए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 1, ये ई की वैल्यू हो जाएगी। तो सारे के सारी वैल्यू हमने निकाल दी है। तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हो गया है। और अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए। इसके सारे वीडियो PDF में पड़े हुए हैं, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप YouTube पे जाइए, ZM क्लासेस लिखिए, और ZM क्लासेस जैसे आप लिखेंगे तो हमारे सारे वीडियो 9th और 10th के जितने भी मैंने वीडियो बना रखे हैं वो सारे के सारे वीडियो आपको इस स्क्रीन पर दिखाई देने लगेंगे। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर उसको कमेंट कीजिए, हम उसकी समस्या का समाधान करेंगे। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हम जैसे ही नया वीडियो बनाएं वैसे आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।